तो हमारे यहाँ पे 3 लगन का बखान है, जिसमें चंद्रमा, सूर्य और लगन को, इन तीनों को हमने लगन माना है। इनसे नमाश में जो पंचम का स्वामी, लगन से पंचम अगर विद्या देखनी है, लगन से नवम अगर उसका भाग्य देखना है, और लगन से दसम अगर उसका करियर देखना है। अब उसने आके बोला कि सर मैं ये पढ़ाई करना चाहता हूँ, क्या मैं इसमें निपुण होऊंगा? तो हम इन तीनों लगन को बना के चंद्रमा से, सूर्य से, लगन से 10th काउंट करेंगे, 10 तक गिनती काउंट करेंगे। फिर उन 10 में जो प्लैनेट्स जहाँ पड़ा होगा उसकी रेशियो, उसकी डिग्रीज काउंट करेंगे, और उसके बाद हम निर्धारित करके उसको बता सकते हैं कि आप इस विद्या में जाओगे तो आप बहुत अच्छा अपना नाम। सर की सबसे बड़ी मुझे जो खूबी लगी वो ये है कि ये बिना किसी के बारे में जाने हुए, बिना किसी को देखे हुए, सिर्फ प्रश्न कुंडली के माध्यम से उनका सही वक्त बता सकते हैं कि उनका जन्म किस समय हुआ था। ज्योतिष शास्त्र जो है वो पराविज्ञान है, ये 100% गणित है। इसमें बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जिन सूत्रों के माध्यम से गणनाएं हैं, बेसिकली काल की गणना, काल जो समय चल रहा है उसकी आपको गणनाएं आती हैं। उसकी गणनाओं का जो हमारे पास माध्यम है वो पंचांग। तो मैंने कहा कि सूर्य और चंद्रमा सदा सीधे चल रहे हैं और राहु और केतु सदा वक्री चल रहे हैं। तो यहाँ से हमारी काल की गणनाएं स्टार्ट हो जाती हैं। बच्चे का जन्म हुआ, अब गणमूल क्या है? गंडत। जब 2 राशियां जहाँ नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी, मतलब 1, 5, 9, इनमें जो प्लैनेट्स आएंगे या उनमें जो प्लैनेट्स गोचर करेंगे तो वहाँ पे क्या हमारा चेंज होता है। तो यानी कि मोक्ष से फिर हम वापस किसकी तरफ जाते हैं? अग्नि की ओर। और यहाँ हम ये कहें कि जल से हम किसकी तरफ जाते हैं? अग्नि की तरफ। और अगर उसको धर्म में काउंट कर ले तो मोक्ष से धर्म की ओर। तो यहाँ पे जो प्लैनेट्स है ये गंडत बनता है। ओरा दोनों डिफरेंस है। ओके। ओरा हमारा एक, जैसे आप देखेंगे जब भी हम किसी महर्षि का या किसी हमारे गुरुज हुए हैं या जो हमारे ईस्ट हैं उनके पीछे हम देखते हैं तो उनके पीछे एक प्रकाश का एक चेहरे के बिल्कुल बैक साइड पे उनके एक प्रकाश नजर आता है जी। ये जो है ये है ओरा। एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है कि आपने क्या कमाया होगा। कई बार हम लोगों का आपस में ओरा मैच नहीं करता, तो किसी आदमी से हमारा बहुत मैच करता है, वो हमें नहीं भी जानता तो उसके पास जाने को मन करता है, बात करने को मन करता है, और जिससे मैच नहीं करता वाइफ रखती। ठीक है। और होरा क्या है? हर एक ग्रह। दोस्तों, जीबीसी अपडेट चैनल में मैं विपिन कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे चैनल में गुरु कुमार विनोद जी हमारे साथ उपस्थित हैं। गुरु कुमार विनोद जी ने बहुत से बच्चों को दीक्षा प्रदान की हुई है, ये ज्योतिष पढ़ाते भी हैं। ऐसे महान इंसान का, ऐसे महानुभाव का हम अपने चैनल में कोटि कोटि स्वागत करते हैं। नितिन जी, मैं आपका और आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं। मैं अपना इसको सौभाग्य समझता हूं कि आज आपने अपने चैनल्स पे मुझे बुलाकर जो सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपकी समस्त टीम और आपके समस्त दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ। जी दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को अपने बारे में जानने की उत्सुकता होती है। अगर हमने ज्योतिष के माध्यम से कुछ भी जानना हो तो 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो हमारा डेट ऑफ बर्थ और दूसरा सही समय। डेट ऑफ बर्थ तो सभी लोगों को अपनी पता होती है, लेकिन कई लोगों को या किसी कारणवश उन्हें अपना एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता है। लेकिन सर की सबसे बड़ी मुझे जो खूबी लगी वो ये है कि ये बिना किसी के बारे में जाने हुए, बिना किसी को देखे हुए, सिर्फ प्रश्न कुंडली के माध्यम से उनका सही वक्त बता सकते हैं कि उनका जन्म किस समय हुआ था। तो आइए सर से हम चर्चा करते हैं कि ऐसा कौन सा विधान है, ऐसी कौन सी विधि है जिसके माध्यम से ये बिना किसी को देखे, बिना किसी के बारे में कुछ जाने, उनका सही समय, सही डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं। आइए जी सर। देखिए विपिन जी, ज्योतिष शास्त्र जो है वो पराविज्ञान है, ये 100% गणित है। इसमें बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जिन सूत्रों के माध्यम से गणनाएं हैं, बेसिकली काल की गणना, काल जो समय चल रहा है उसकी आपको गणनाएं आती हैं। उसकी गणनाओं का जो हमारे पास माध्यम है वो पंचांग। पंचांग में हमारे जिन हम प्रमुख 5 अंगों की बात करते हैं उसमें सबसे पहले तिथि आती है। तो जिस वक्त किसी आदमी ने आपसे आके क्वेश्चन किया
क्योंकि हर आदमी जिज्ञासु है, वो जानना चाहता है मेरे जीवन में क्या घटने वाला है, और उसको अधिकार भी है। लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ ना होने की वजह से या समय का ना पता होने की वजह से उसको लगता है कि शायद मैं अब इसके बारे में मतलब मैं नहीं जान पाऊँगा, उसकी उत्सुकता जो है वो कहीं ना कहीं। तो ज्योतिष शास्त्र में नष्ट जातकम शास्त्र है, जिसका मतलब ये है कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ समय नष्ट हो गया है उसका पुनर्निर्धारण करना, उसको पुनः से जानना। क्योंकि हमारे यहाँ पे सूर्य चंद्रमा जो हैं वो प्रत्यक्ष रूप से देवता हैं, प्रत्यक्ष देवता हैं, और दोनों चलायमान हैं। सूर्य रोज़ अपने निर्धारित समय पे निकलते हैं जी। चंद्रमा अपने निर्धारित समय में नक्षत्रों का गोचर करते हैं। तो सूर्य का जो प्रकाश जितना चंद्रमा के ऊपर पड़ता है, एक दिन में सूर्य 12 डिग्री चलता है, और चंद्रमा एक दिन में 12 डिग्री चलता है, और जो सूर्य है वो 1 डिग्री चलता है। तो इन दोनों के जो बीच का है, इसी के जो बीच का अंतर है और नक्षत्र के बीच की दूरी है, इसको हम योग कहते हैं। और जितना पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो आधा अंश बचता है उसको हम करण कहते हैं। तो ये हमारा पंचांग है। तो पंचांग के माध्यम से जिस वक्त आदमी आपके पास आके बैठा, तो मैंने कहा कि सूर्य और चंद्रमा सदा सीधे चल रहे हैं और राहु और केतु सदा वक्री चल रहे हैं। तो हम यहाँ से हमारी काल की गणनाएँ स्टार्ट हो जाती हैं। जब हम गणनाएँ करते हैं, सामने वाला आदमी आके क्वेश्चन करता है, तो उस क्वेश्चन से उसके लगन में पड़ा हुआ जो उस वक्त का एक डायग्राम बनेगा, जिसको हम बोलते हैं कुंडली जी। बेसिकली वो पर्सन कुंडली है। उस पर्सन कुंडली के माध्यम से हम ये डिसाइडेड करते हैं कि जिस वक्त इस आदमी ने आके पर्सन हमें किया, उस वक्त करते हुए उसका जो चंद्रमा था वो कहाँ था, गुरु की प्लेसमेंट कहाँ थी, सूर्य की प्लेसमेंट कहाँ थी, वो कितने डिग्री कितने अंश पे था। और जब हम उनकी काल की गणनाएँ करते हैं तो आदमी, सामने वाला आदमी भी अचंभित हो जाता है कि आपको कैसे पता चला सर कि मेरा जन्म जो है वो उत्तरायण में है कि दक्षिण में है। तो ये बहुत सटीक है ज्योतिष शास्त्र। मतलब ज्योतिष में सब कुछ है, लेकिन होता क्या है कि हम अपनी अपनी क्षमताओं के हिसाब से अपना अपना व्याख्यान करते हैं। और जो आपने पहले क्वेश्चन किया था कि हमें किसी आदमी के पास तारीख तो है जी, लेकिन समय नहीं है, तो वो आपको कैसे पता चलता है? देखिए, नॉर्मली सर जैसे डॉक्टर्स ही नोट करते हैं टाइम जी। किसी ने थोड़ा 1 मिनट आधा मिनट आगे पीछे नोट कर लिया तो टाइम तो गलत हो गया। बिल्कुल। आधे मिनट से भी फर्क पड़ेगा सर? जिस वक्त आपका संधि लगन है, यानी आपका लगन एक ऐसी डिग्री पे आ गया जहाँ से थोड़ी देर बाद आपका लगन चेंज होने वाला है, उस वक्त जिनका संधि लगन है उन व्यक्तियों के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव रहते हैं। वो जैसे ज्योतिष के पास जाते हैं, जो टाइम डेट उनको दिया, ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिष विद्या गलत नहीं है। ज्योतिष आचार्य को जो आपने डिटेल्स दी है उसने उसी की गणनाएं करके आपको बताना है। अब वास्तव में तो आपने गणनाएं गलत दी है ना, आपने उनको समय ठीक दिया नहीं। अब वो इस टीम में सक्षम हैं कि नहीं, वो टाइम निकाल पाएंगे या उसका संशोधन कर पाएंगे। अगर वो कर सकते हैं, या तो उनको क्या करना चाहिए कि आदमी को बैठा के कुछ इवेंट्स पे बात करनी चाहिए। जैसे हमारा 5th हाउस जो है विद्या का है, तो हम उसकी क्वालिफिकेशन से हमें पता लग जाएगा, तो हमें पता लगेगा कि प्लैनेट्स कितना हिला हुआ है। 2nd घर कुटुंब वाणी धन का है, तो उसकी वाणी कैसी है उससे हमें पता लग जाएगा। जो हमारा मेन लगन है वो उसका चेहरा है, उसके चेहरे का आईना है, तो उससे हमें पता लग जाता है कौन कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हो, उसके दांत टेढ़े मेढ़े हैं या कि सीधे हैं, उसकी जो आंखों की भौरें हैं वो कैसी है। ये समुद्रिक शास्त्र से हमें पता चलता है। तो ज्योतिष में तो बहुत सारी विधाएँ हैं जिन विधाओं के माध्यम से हम इसको बताते हैं। तो इसको बोलते हैं BTR, बर्थ टाइम रिएक्टिफिकेशंस। बर्थ टाइम रिएक्टिफिकेशन मतलब जन्म कुंडली के जन्म निर्धारण के समय का संशोधन करना। तो जब आप वो कर लेते हो, तो क्योंकि चंद्रमा चलायमान है और सबसे तेज चलने वाला ग्रह है चंद्रमा, और हम बोलते हैं कि वो एक दिन में 12 डिग्री चलता है जी। तो अगर आपने टाइम गलत लिख लिया और संधि लगन है, तो आपके नक्षत्र के उप नक्षत्र चेंज हो जाते हैं। तो होता क्या है, D1 से लेके D9 आपके स्पाउस का है, आपकी वाइफ का है, और D24 आपकी विद्या का है। तो इस तरह से वो उन सब में एक अंतर आ जाता है। डिविजनल चार्ट में जब अंतर आता है, तो जब हम उसकी प्रेडिक्शंस करते हैं, क्योंकि चंद्रमा का मूवमेंट चेंज हो चुका है, और जब चंद्रमा का मूवमेंट चेंज हो गया है, तो अब क्या होगा, आप जब गणनाएं करने बैठेंगे तो वो आगे पीछे होंगी और आपसे सामने वाला आदमी सहमत नहीं होगा। तो उसे लगेगा कि ज्योतिष को कुछ आता ही नहीं। हाँ, तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने गलत दिया। तो हम जितने भी लोग ज्योतिष करते हैं, हमें सबसे पहले सामने वाले आदमी को जैसे ही वो आके बैठे, तो हमें उसका टाइम या उसके आने का टाइम आप पर्सन कुंडली के माध्यम से बना सकते हो कि जो उसने हमें दी है। कई लोग ज्योतिष को टेस्ट करने भी आते हैं, कहते जी बताओ मेरे जीवन में क्या चल रहा है।
और आजकल जैसे नई जनरेशन्स हैं तो बच्चे कहते हैं जी मैं अपने करियर के बारे में सोच रहा हूँ, मेरे को बताओ मेरे करियर के बारे में कैसे पता चलेगा। मैंने सुना कि ज्योतिष के माध्यम से सब पता लगता है। तो हमारे यहाँ पे 3 लगन का बखान है, जिसमें चंद्रमा, सूर्य और लगन को, इन तीनों को हमने लगन माना है। इनसे नमाश में जो पंचम का स्वामी, मतलब लगन से पंचम अगर विद्या देखनी है, लगन से नौमम अगर उसका भाग्य देखना है, और लगन से दसम अगर उसका करियर देखना है। अब उसने आके बोला कि सर मैं ये पढ़ाई करना चाहता हूँ, क्या मैं इसमें निपुण होऊंगा? तो मैं तीनों लगन को बना के चंद्रमा से, सूर्य से और लगन से 10th काउंट करेंगे, 10 तक गिनते काउंट करेंगे। फिर उन 10 में जो प्लैनेट्स जहाँ पड़ा होगा उसकी रेशियो, उसकी डिग्रीज काउंट करेंगे, और उसके बाद हम निर्धारित करके उसको बता सकते हैं कि आप इस विद्या में जाओगे तो आप बहुत अच्छा अपना नाम। सर बड़ी आपने अच्छी बात बताई, और मुझे लगता है काफ़ी लोगों को इस बात का बड़ा फ़ायदा होगा। और अगर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को अपना कांटेक्ट नंबर भी बता दीजिए। कोई भी मिलना चाहे, मैं जो अवेलेबल रहता हूँ सवेरे 12 बजे से लेके 6 बजे तक रहता हूँ। सूर्य अस्त के बाद मैं कुंडली नहीं देखता। तो अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो मेरा मोबाइल नंबर है 9115583765। थैंक यू सर। सर जैसे अलग अलग लोगों की अलग अलग परिभाषा होती है, लेकिन मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि ग्रह आपके लिए क्या है? देखिए, जितने भी हमारे ग्रह हैं, ग्रहों को हमने देव कहा है। जैसे आज हम कैलेंडर देखते हैं तो उसमें हमारा सबसे पहले आता है रविवार। मैंने पंचांग में अभी आपको वार का डिटेल किया था। तो जब हम गिनते हैं तो हमारे 7 डेज बनते हैं। तो ये हमारे जो 7 डेज हैं, इन डेज को जो हमने नाम दिया, ये हमारे ग्रह हैं। पूरे विश्व में इन्हीं को ग्रह माना गया, और ये सनातन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन ग्रहों की जो खोज है वो हमारे ऋषि मुनियों ने की है। आज हम अगर सूर्य को रविवार से काउंट करते हैं तो जो इंग्लिश कैलेंडर है वो भी सूर्य को संडे लिख के वो भी उसको रविवार काउंट कर रहे हैं। ये हमारे 7 प्लैनेट्स हैं, और इनमें 2 को हमने उपग्रह माना है। जो उपग्रह है उनको राहु केतु कहा गया, क्योंकि वहाँ पे सूर्य का जो कांति वृत्त बनता है, जहाँ पे वो डाया करता है, जहाँ से हमारी पूर्णमासी और अमावस्या आती है, जहाँ से काल की गणनाएँ स्टार्ट होती हैं। ठीक है, उनको हमने 2 पक्ष भी माने, को शुक्ल पक्ष और को कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष देवताओं को समर्पित है और कृष्ण पक्ष हमारा पितरों को समर्पित है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक मंत्र भी करना चाहूँगा कि धन धन हो मेरे पितरदेव, नमन करूँ कुलदेव, हो सिद्ध भुजाएं भवानी, तो सम्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। तो हमारे यहाँ पे 5 देवताओं का बखान है। तो यहाँ पे जो हमने गणेश जी की बात की है, माँ भवानी की बात की है, और ब्रह्मा विष्णु महेश की बात की है, लेकिन उनसे भी पहले हमने बात की है धन धन हो मेरे पितरदेव। पितर आपके पूर्वज आपको कहाँ से लेके आए? ये हमारे रिचुअल्स हैं। अब मैरिज करते हैं, फंक्शंस करते हैं, मुंडन्स करते हैं, संस्कार है, मुहूर्त निकालते हैं। तो ये सारे जो हमारे पूर्वज हैं, आज हम जिस नई जनरेशन्स में जिस नई जगह पे पहुंच रहे हैं, उसमें हमारे अकेले अकेले घर हो गए, उसमें वास्तु भी आ गया, सबका डिफरेंस आ गया। तो अब हम एक पीढ़ी से, मतलब एक संयुक्त परिवार से हम सूक्ष्म परिवार में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। और क्योंकि आज की डेट में इतना कंपटीशन है, हर बच्चे को कहीं जाके अपना बेस्ट देना है, तो वो पेरेंट्स को, माता पिता को छोड़ के जब डिस्टेंस पे जाता है तो उसको अपनी रिचुअल नहीं पता, उसको समझ नहीं है। बिल्कुल। और फिर जब ज्योतिष के माध्यम से वो कहीं जाके दिखाता है, और मैंने बोला कि जैसे आपने कहा कि ग्रह, अब ग्रह क्या है? बेसिकली सूर्यदेव, चंद्रदेव। तो ग्रह जितने भी सारे देव हैं, देवों का काम हमें देना है, हमारे से कुछ लेना नहीं है। लेकिन देना क्या है कि जो आप पुनर्जन्म में काम करके आए, यानी कि जो आपके पूर्वजों के या पूर्व जन्म के कर्म हैं, या जिनको हम पितर भी कहते हैं, पूर्व। अगर हम राहु केतु की बात करें तो एक को पूर्वा बोलते हैं, एक को आद्रा बोलते हैं। यानी पूर्व, जो पूर्वा और आद्रा, आने वाला आद्रा होता है जो बाद में, पश्चात, और पूर्व होता है जो पहले। तो राहु ऊपर है तो उसको पूर्व बोलते हैं, पूर्वा बोलते हैं, और जो केतु पीछे तो उसको उत्तरा बोलते हैं। तो जो हमारे पूर्व जन्म है, जो हम पूर्व जन्म में करके आए, या जो से हम बोलते हैं कि पता नहीं मैं अपने भाग्य क्या काट रहा हूँ, मेरे जीवन में ऐसा क्यों चल रहा है, इनका जो रिजल्ट है, क्योंकि जो हमारी कुंडली है अगर उसको देखें तो वो एंटी क्लॉकवाइज है, वो क्लॉकवाइज नहीं है। लेकिन उसमें अगर क्लॉकवाइज देखें तो 2 प्लैनेट चल रहे हैं, राहु केतु। तो राहु केतु का तुरंत प्रत्यक्ष बोला गया है कि इनके जो इफेक्ट है एकदम से अचानक से घटने वाली घटना, उसको राहु केतु कहा गया है। तो जो देवों का काम है हमें देना है। अगर हम पहले पीछे हमने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, या हमने अपने गुरु का सम्मान नहीं किया, पिता का नहीं किया तो हम अपने सूर्य को खराब करके लेके आए हैं, माता का नहीं किया तो हम चंद्रमा को खराब करके आए हैं, पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में। और इस जन्म में जो हम कर रहे हैं
उसमें हम अपने गुरु को, अपने माता को, अपने पिता को, अपने भाई को कितना आदर दे रहे हैं, इन्हीं से पता लगता है कि आपका सूर्य कितना मजबूत है, आपका चंद्रमा कितना मजबूत है। जो हो गया, जो आपके समक्ष नहीं है, उसको ठीक तो किया जा सकता है ना। हम कहते हैं कि अपने जो पुनर्जन्म है आपका, जो अभी आए, इनको आप अपने ठीक करो। क्यों कहते हैं? हमारे जितने भी धर्म हैं वो कहते हैं आप नेक इंसान बनो, आप चिड़ियों को खाने के लिए दो, उनके लिए कोई बर्तनों की व्यवस्था करो, कोई किसी गरीब की बेटी का विवाह हो रहा है तो वहाँ पे कन्यादान करो। कन्यादान क्या है? बेसिकली राहु, महादान, किसी कन्या का महादान कहा गया। अगर किसी को राहु की पीड़ा झेल रहा है और उसके जीवन में उसका जीवन नरक बन चुका, बार बार अचानक घटनाएं हो रही हैं, किसी भी गरीब कन्या का विवाह हो रहा है, तो वहाँ पे क्या करें? 5 स्टील के बर्तन और कोई वस्त्र और कन्यादान रूप में कोई दक्षिणा अगर वो दे देता है तो राहु अपनी श्राप छोड़ देता है। अब क्या है, ये आपने एक अपना पुण्य अर्जित कर लिया। अब जब पुण्य और पाप का कैलकुलेशंस होगा, अगर जितने आपके पुण्य होंगे जितने पाप होंगे उसके हिसाब से कैलकुलेशंस होगा। अगर वो इक्वल टू है, बराबर है, तो आपका जीवन स्थिर हो गया। तो ग्रहों ने वही देना है जो आप पीछे करके आए हैं या जो अभी आपका आचरण है, आप किस तरह से चल रहे हैं। कुंडली के माध्यम से हम ये जान लेते हैं कि इस आदमी की कुंडली में, जैसे अब सूर्य मान लो किसी का 5 डिग्री का बैठा है, तो हमें पता लगता है उसकी अवस्थाएं हैं 4 कि यार ये बालक अवस्था में है। अब जो ग्रह बालक अवस्था में है, मान लो मैं एक हूँ, अगर मैं युवा पीढ़ी में हूँ तो मेरे शरीर की काम करने की जो क्षमता है वो एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर वो बाल अवस्था में है तो एनर्जी कम होगी। तो जब उस प्लेनेट की एनर्जी कम होगी, उस एनर्जी को मंत्रों के उच्चारण से, उसकी वनस्पति से स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। मंदिर में जाकर भगवान सूर्य को जल देकर, पिता के चरण को छूकर। अब ये क्या किया? आपने कर्म किया। और कलयुग में क्या है? कर्म प्रधान है। आज भी हम सुनते हैं तो बुजुर्ग यही बोलते हैं कि भैया अपने कर्म करते रहो, आप जितना अच्छा कर्म करोगे उसका फल उतना अच्छा आएगा, जैसा आप बोगे वैसा आप काटोगे। तो ये हमारे यहाँ पे कोई भी ग्रह खराब नहीं है, सब ग्रहों का काम देना है। लेकिन देना क्या है? हमारे कर्मों का सांचित फल देना है। उसको ठीक करने के लिए ज्योतिष के माध्यम से, क्योंकि हमने ज्योतिष पढ़ा है, उसकी काल की गणनाओं को पढ़ा है, उन ग्रहों को सूक्ष्म रूप से देखा है, उनकी वनस्पति को देखा है, उनकी धातुओं को देखा है, उनकी एनर्जीज़ को देखा है, तो हम कस्टमर को या जो जातक जाति का आते हैं उसको सजेस्ट करते हैं कि आप ये ग्रहण करें, आप इस चीज़ का दान करें, ये चीज़ खाएं, इस चीज़ को छोड़ दें, तो उनके जीवन में रोग, दुख, शोक ये कम होते हैं। तो इसलिए उनका जो फेथ है वो ज्योतिष पे बधता है। और आज की जो मेरी नई जनरेशन्स हैं वो तो इतनी एक्टिव है कि वो तो एक एक पल का उनको पता होता है। आज पंचांग आज सभी के मोबाइल्स में है। कल तक ये काल की गणनाएं करना बहुत मुश्किल था। आज हम मोबाइल्स पे तुरंत कुंडली या सॉफ्टवेयर डालते हैं, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर्स में प्रॉब्लम है कि वहाँ पे एक्चुअल सूर्य स्पष्ट नहीं निकलता या कोई दिक्कत आती है। तो लेकिन फिर भी अगर आप किसी से जाके पूछते हो तो ऐसे कैसे कि कोई ज्योतिष आचार्य बताता है कि इतने तारीख को इतने बजे आपकी मैरिज होने वाली है, ये मुहूर्त आपके लिए ठीक है, अभी आप इस वर्ष में कार लेने वाले हो। ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? जो ग्रह जिस चीज़ का कारक है, जब वो दशाओं में, अंतर दशाओं में और सूक्ष्म दशाओं में गोचर करेगा, और गोचर वंश जब वो आपकी कुंडली में दशाओं में आएगा तो वो अपना पूर्ण फल देने में सक्षम है। और उनके एक एक इष्ट देव हैं, उनके एक देवता है, देवताओं से जोड़ा हमने उनको। जैसे हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा मन और जल का कारक है। मन और जल, चंद्रमा को माँ भी कहा गया, मन भी कहा। ये चौथे घर का कारक है। चौथे घर से हम प्राइमरी एजुकेशन से देखते हैं, अगर किसी का डिस्टर्ब है तो प्राइमरी एजुकेशन गई। फिर चौथे घर को अगर हम देखें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो मोक्ष का घर है। अगर यहाँ पे केतु आके बैठ गया तो बच्चा मोक्ष की ओर। माता पिता का, माता में से माता को कोई दिक्कत हो सकती है, कोई तकलीफ हो सकती है। फिर हम देखते हैं गणमूल, बच्चे का जन्म हुआ। अब गणमूल क्या है? गंडत, जब 2 राशियाँ जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी, मतलब 1, 5, 9, इनमें जो प्लैनेट्स आएंगे या उनमें जो प्लैनेट्स गोचर करेंगे तो वहाँ पे क्या हमारा चेंज होता है। तो यानी कि मोक्ष से फिर वापस किसकी तरफ जाते हैं? अग्नि की ओर। और यहाँ हम ये कहें कि जल से हम किसकी तरफ जाते हैं? अग्नि की तरफ। और अगर उसको धर्म में काउंट कर लें तो मोक्ष से धर्म की ओर। तो यहाँ पे जो प्लैनेट्स है ये गंडत बनता है। उस गंडत में भी आगे 4 पद हैं नक्षत्रों के, तो हमें पता लगता है कि ये बच्चा इस गणमूल में पैदा हुआ तो उसकी इसकी शांति कराने से ये लाभ होगा। ये पिता पे भारी है या इसको इस तरह की समस्या आएगी, इसको स्किन की कोई डिजीज़ हो सकती है। तो इसीलिए सभी लोग स्टार्टिंग में जैसे बच्चे का जन्म होता है यूनिदेश सबसे पहले ज्योतिष आचार्य को कि सर आप इसकी कुंडली बता के बना दें। जबकि 12 साल तक कई बार होता है कि सर कि बाप पर बारी तो नहीं है, हाँ, बाप पर तो नहीं बारी है जी। कि जैसे मुझे याद है कि जब मेरा जन्म हुआ था ना, तब मेरे मदर ने मुझे बताया था कि तेरे पापा को देखने नहीं दिया था हफ्ता जी। तो ऐसा क्यों सर? ऐसा वो डिपेंड है। मान लो आपका
आपका जो चंद्रमा है, जो जन्म राशि है, वो चंद्र से हम काउंट करते हैं। चंद्रमा मान लो आपका अश्लेषा नक्षत्र में चला गया, तो अश्लेषा नक्षत्र, अश्लेषा बेसिकली बुध का नक्षत्र है, और अश्लेषा को बेसिकली सरफ कहा गया। तो सर्प क्या है? सांप क्या है? उसके अंदर जहर होता है, अगर जहर निकाल दो तो भी फुंकारना नहीं छोड़ता, तो वो राहु का है। तो इस तरह से जो ये अश्लेषा नक्षत्र आया, तो अश्लेषा नक्षत्र में गंडत बना, क्योंकि ये चौथे से पांचवें घर के बीच में जो ट्रांजिट है आपका, तो ये बुध का है। तो ये इसकी वजह से उनको पता लगता है कि जब चौथे चरण में चले गया, तो अगर पिता या माता, या जैसे हम कहते हैं कि चंद्रमा किसी का मान लो 11वें घर में है और उसके घर में पुत्र संतान हुई, तो लाल किताब में भी कहा गया कि अगर उसके घर में पुत्र की संतान हुई है, अगर उसकी दादी उसका चेहरा 43 दिन तक ना देखें तो पुत्र की आयु ठीक, पुत्र ठीक, और अगर वो देख ले तो पुत्र को क्या होगा, उसके स्टमक में, क्योंकि वहाँ से 11वें से 5th पे दृष्टि जाती है, 5th हाउस हमारा स्टमक है, पेट है। ये जो हमारी पूरी बॉडी है, ये वैसे सूक्ष्म रूप से ब्रह्मांड है। तो जो ब्रह्मांड में यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो जो ब्रह्मांड में वो हमारे शरीर में है, वो नक्षत्र उसी हिसाब से, जैसे नक्षत्र ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, उसी तरह वो नक्षत्र जहाँ जहाँ हमारी आइज़ पे कोई नक्षत्र है, हमारे लिप्स पे कोई नक्षत्र है, हमारे नाक के बीच में और लिप्स के बीच में कोई नक्षत्र है, कान पे हमारा कोई नक्षत्र है, तो इस तरह से हमारी बॉडी के हर पार्ट में एक नक्षत्र ने एक एक अंग को, शरीर को ऑक्युपाइड किया हुआ। जब वो पीड़ित होगा या उसमें कोई दिक्कत होगी, तो हमारे शरीर के अंग में भी, हमारे विचारों में भी और हमारी बॉडी में भी उसका कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस होगा, और जो हमारे लिए बीमारी का कारण हो सकता है, किसी चोट का कारण हो सकता है, किसी आकस्मिक घटना का कारण हो सकता है। इसका मतलब सर हर बीमारी के पीछे भी ग्रह है? 200% हर बीमारी के पीछे। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब राहु की शरारत होती है, राहु क्या है, अल्ट्रा वाइट किरणें हैं, जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो उसमें नहीं आता, लेकिन वो बार बार परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर के जाके तो बोलते हैं कि मैंने तो सारे टेस्ट करा लिए सर, मेरे को पता नहीं लग रहा है, क्या पंडित जी आप बताएंगे? तो जो पंडित जी देखते हैं वो बोलते हैं भैया ये अभी एक जो ट्रांजिट हुआ था, इस ट्रांजिट में इतनी तारीख से आपका ये प्लैनेट इस घर में चला गया, अब वो सूक्ष्म रूप से आपको कष्ट दे रहा है, तो आप क्या करें, राहु की इस एनर्जी को, इस चीज़ को डिग्रेड करें। ये चीज़ें आप या तो जल प्रवाह करें या मंदिर में दान करें, जो भी विधान है वो कुंडली के हिसाब से होता है। तो वो जब उसको बताते हैं तो वो कहता है मेरे को पहले से कुछ कम पीड़ा हुई है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये काल की कैलकुलेशंस है। उस काल के बीच में मैं भी बंधा हूँ, समय भी बंधा हुआ, सूर्य भी बंधा हुआ, वो हर ग्रह अपने हिसाब से अपनी एनर्जी लेके सवेरे निकलता है, और जो आदमी जिस एनर्जी से पीड़ित है या जो एनर्जी उसको चाहिए, जैसे वो सनलाइट में जाता है उसको वो एनर्जी मिल जाती है। अगर वो एनर्जी उसके लिए बैड है तो उसको वो नुकसान करती है, अगर उसके लिए वो बेनिफिशली है, वो उसका प्लैनेट कारक है, तो वो एनर्जी उसकी बॉडी को मिलती है, उसका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, वो उस दिन में कुछ नया अचीव करता है। सर ज्योतिष शास्त्र में आजकल वास्तु ने एक नया रूप ले लिया है। हर कोई मकान बना रहा है, बिजनेस कर रहा है, कुछ भी करेगा, वो वास्तु से अपनी एक बार ज़रूर एक्सपर्टाइज लेगा। क्या वास्तु ने इतनी जगह घेर ली है अब हमारे जीवन में कि बिना वास्तु के हम कोई भी काम कर ही नहीं सकते? देखिए, इसके लिए थोड़ा सा आप अगर पीछे जाएं, मैं वास्तु के बारे में भी आपको, मैं वास्तु भी करता हूँ, मैं एस्ट्रो वास्तु करता हूँ, वास्तु करता हूँ, महावास्तु करता हूँ, इसमें भी बहुत विधाएं हैं। सर ये 3 तरह के इनका डिफरेंस समझा मैं अभी इनका सारा डिफरेंस आपको देता हूँ। पहले आप समझे कि वास्तु है क्या। वास्तु बेसिकली जो हमारे 5 तत्व हैं, जिन हम 5 तत्वों की बात करते हैं, उन 5 तत्वों में जो हमारी वस्तु मतलब वास्तु, कोई वास, किसी चीज़, जिस आदमी का कहीं किसी जगह पे वास होता है, वहाँ पे रखने वाली जीवित और निर्जीवित जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, अगर उनको सही जगह सही नहीं रखेंगे तो वो फिर क्या होगा, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में दिक्कत क्रिएट करेंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे अभी अधिकरण चल रहा है तो कंप्यूटर का युग चल रहा है, तो आपकी जब आप फाइल्स उठाते हैं, इधर उधर फाइल करते हैं, तो और फिर जब कंप्यूटर में आप सर्च करते हैं, आप उसको डीफ्रैगमेंट नहीं करोगे, आप वो फाइलें वापस अपनी जगह पे नहीं जाएंगी, तो वो फाइलें अगर अपनी जगह पे नहीं होगी तो उनको ढूंढने में, उनको उठाने में आपको टाइम लगेगा, समय लगा। तो अब ये जो समय लगा, और आप कोई काम करने जा रहे हैं, तो मान लो आप बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, अगर आपका वास्तु ठीक नहीं है, यानी आपने कोई वस्तु गलत रख दी है, तो अब क्या होगा, आपको वो बिल्डिंग बनाने में, अगर वो 1 साल में बननी थी तो आपको 1.5 से 2 साल लगेंगे। इसलिए लोग उसकी ओर अग्रेसिव हैं कि हमें पहले ही करवा लेना चाहिए, ताकि वो हमें ज़्यादा नुकसान ना हो, हमें समस्या ना आए। क्योंकि जो वास्तु पुरुष है, जो भूमंडल का जब हम निर्माण करते हैं, उसमें जो पैदा होने वाली जो एनर्जीज़ हैं, उस एनर्जीज़ के लिए एक एक जगह है, जिस जगह में वो एनर्जी या वो देवता प्रॉपर पहुंच जाएंगे तब वो काम करेगा। अगर वो नहीं है, और पहले की अगर हम बात करें
कि पहले नहीं इतना रहता था, जैसे आजकल लोगों का क्वेश्चन आता है कि आजकल इसका बहुत, जैसे भी आपने कहा कि आजकल इसका बहुत प्रचलन है। पहले हम एक संयुक्त परिवार में रहते थे, तो हमारा क्या होता था, घर जो होता था एक बहुत बड़ा घर होता था, और उस बड़े घर में चारों तरफ पहले तो बाउंड्री वाल होती थी, उसके बाद घर बनाया जाता था। सेंटर का जो बेड़ा है, आंगन जिसको हम बोलते थे, जहाँ पे तुलसी भी लगी होती थी, मैं तुलसी तेरे आंगन की, वो बहुत खुला ओपन होता था। तो जो हमारा सेंटर है वो बेसिकली ब्रह्म स्थान है। तो आज हम कंस्ट्रक्शन जब करने चलते हैं, जब हम छोटा प्लॉट या कुछ लेते हैं, जब ब्रह्म स्थान को ऑक्यूपाइड कर देंगे तो ब्रह्म स्थान आपका पेट है, ये काल पुरुष का जो है वो स्टमक है। तो उसके घर में उसके पिता को या उसके बेटे को स्टमक से रिलेटेड समस्या आएगी ही आएगी। वो डॉक्टरों को चेक कराएगा, नज़र नहीं आएगा, लेकिन वो कहेगा कि मेरे को स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि उसने ब्रह्म स्थान पे क्या रख दिया, एक पिलर या कोई एक नींव रख दी। अगर अभी आपके पेट के ऊपर कोई वजन रख दिया जाए तो आप कैसा फील करोगे? इस तरह से जो हमारे वास्तु पुरुष हैं, उनके जो शरीर के अंग हैं, जैसे मुख है तो उसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो जो अब हमारा नॉर्थ ईस्ट है, अगर कोई हमारे मुंह को किसी तक्के से दबा दे, या वहाँ पे कोई ड्रेन बना दे, या वहाँ पे कोई गलत चीज़ कर दे, गलत ड्रिल कर दे, या कोई चीज़ ऐसी लगा दे, तो क्या होगा? दम घुटेगा। दम घुटेगा। तो आपको दम घुटेगा, कोई ना कोई दिक्कत आएगी। अगर आपने ऐसी कोई चीज़ बना दी है नॉर्थ ईस्ट में, तो आपके लिए तो समस्या, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब आपने क्यों बना दी? क्योंकि आपके पास जगह कम थी। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जो घर बनता था उसमें आउटर पे भी बाउंड्री छोड़ी जाती थी, फिर सेंटर में घर बनता था, उसके बिल्कुल सेंटर ओपन रखा जाता था, ब्रह्म स्थान, जहाँ से सारी एनर्जी निकलती है। और उसके बाद रात्रि में या जब धूप या उसमें छाँव में कोई पेड़ भी, आंगन भी में पेड़ भी लगा होता था, या फिर कई बार जब बच्चे रात को सोते थे तो कट्ठे तारों की छाँव में भी सोते थे। पूर्णमासी को सोते थे तो उनको चंद्रमा की एनर्जी भी मिल जाती थी। आज हम 80% जब स्कूल कॉलेज कहीं पे भी जा रहे हैं तो हम एसी के नीचे, लाइट्स के नीचे, आज हम सनलाइट ले नहीं रहे। तो आज कम से कम डॉक्टर्स के पास अगर दिन में 100 मरीज आते हैं तो उसमें से 80% मरीज़ का तो ये होता है कि जी मेरा विटामिन डी और विटामिन B12 ख़त्म है, मैं जब चलता हूँ तो मेरे को थकान होती है, मेरी हड्डियाँ दुख रही, क्योंकि हड्डियों के कारक सूर्यदेव हैं। तो फिर अब इसमें क्या है, यहाँ पे ज्योतिष रेमेडीज से उसको रेमेडीज दी जा सकती है। हम बोलते हैं कि सूर्य को जल दें, इससे आपके नेत्र ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जब आप जल देंगे उससे जो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, जब वो आपकी आइज़ के बीच में जब आप जल डालते हो तो उससे जो कोन बनता है वो जो लेंस के ऊपर पड़ती है, ग्लास के ऊपर पड़ती है, तो उससे आपकी आइज़ ठीक होती है। फिर वो जो एनर्जी आ रही है उससे आपका विटामिन डी आपको मिल जाता है सूर्य मॉर्निंग में। और अगर आप वो भी नहीं ले सकते, आपके पास ऐसा विधान नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं कि आप ऐसे करें, अपनी कुंडली चेक करा के देख के कि आपकी कुंडली में कारक प्लैनेट है, तो फिर मानिक धारण कराया जाता है। मानिक एक रतन है, एक वनस्पति भी है, तो वो डिपेंड करता है कि आदमी कितना सक्षम है। लेकिन जो कि गरीब का बच्चा है, जो 24 घंटे सनलाइट में या को मून लाइट में घूम रहा है, अब देखेंगे उसका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत बूस्ट है। वो नंगे पैर भी घूम रहा है, उसको ठंड नहीं लग रही, उसको गर्मी नहीं लग रही है, उसके शरीर पे कपड़े नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन अगर कोई राजा है तो उसने बहुत सारे स्टोन डाल रखे हैं, बहुत कुछ अगर वो डाल रखे हैं खाली स्टोन, तो वो वैभव का काम कर रहे हैं, रतन। लेकिन अगर उसकी प्राण प्रतिष्ठा, उसके अंदर एनर्जी या ऊर्जा डाल दी गई जिस ग्रह का वो स्टोन है, तो फिर वो आपके लिए काम कर रहा है। उसकी एक लाइफ साइकिल है, उस साइकिल में वो काम करेगा। और जब आप सनलाइट में जाएंगे तो उतनी ऊर्जा चुरा लेगा जितनी ऊर्जा आपकी बॉडी को चाहिए। इसलिए आज की डेट में 60 से 70% लोग स्टोन धारण करते हैं, क्योंकि जीवन जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गया है। हम उतना ना तो सनलाइट में रहते हैं ना मून लाइट में रहते हैं। इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि हर इंसान को स्टोन धारण करने चाहिए। हाँ, सभी को स्टोन धारण नहीं। जो आदमी बहुत कम सनलाइट में, मून लाइट्स में रहता है, जब तक उसको वो एनर्जी जो चाहिए नहीं मिलेगी। अगर इसके और भी कई विधान हैं। सपोज करो आपको सन की लाइट चाहिए, तो आप रेड बोतल में पानी फिल करके सनलाइट में रख दो। पानी सबसे अच्छा कारक है ग्रहण करने का। जब हम मंत्र करते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, हमारे मंत्र चल रहे हैं, तो वहाँ पे उच्चारण चल रहा है, वहाँ पे सारा पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है जी। तो जब हम जाते हैं तो हमें तिलक किया जाता है, हमारी 6 सेंस इंद्री को एक्टिव किया जाता है। फिर उसके बाद हमें चरण अमृत दिया जाता है। जब आप वो लेते हैं और उसको ग्रहण करते हैं, तो वहाँ पे जो उसने जितने भी वहाँ पे धार्मिक कार्य हुए, जो अनुष्ठान हुए, जो भी वहाँ का बल है, तपोबल है, वो पानी उसको ग्रहण कर लेता है। और जब हम उसको लेते हैं तो हमें आध्यात्मिक शांति मिलती है। और फिर जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम मोह माया त्याग सब कुछ, क्यों? जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो शनि क्या है? पैरों में जूतों का कारक है, तो रोग और दुख शोक का कारक कहा गया है। तो सबसे पहले आपके बाहर जूते उतारे जाते हैं कि आप पहले जूते उतारिए, फिर आप मंदिर में जाइए। फिर पैर धोए जाते हैं, जराबें उतारे जाती हैं। कई लोग मंदिर में जाते हैं, रोज़ पूजा कर रहे हैं, कह रहे मेरे को फल नहीं मिल रहा है। क्या है? जूते तो उतार दिए लेकिन जराबें नहीं उतारी हैं। बहुत छोटी सी बात है।
लेकिन वो जराबों में जो स्मेल है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो राहु की एनर्जी है, शनि की एनर्जी है, वो आपके साथ सफ़र कर रही है। तो वो कहाँ आपको ग्रहण करने देगी, कहाँ आपका मन लगेगा? आपका मन तो चाट ही रहेगा, आप 2 मिनट भी मंदिर नहीं बैठ पाओगे। आप बैठे हो, आपके साथ कोई दूसरा आदमी बैठा हो, उसके स्मेल से वो भी चला जाएगा। दुर्गंध किसको पसंद है? अभी आप कोई महकती चीज़ लगा देते हो, फूल या गुलाब की महक आए तो पास से निकलता हुआ आदमी बोलता वाह। तो ये जो ग्रहों का इफेक्ट है वो हमारे जीवन पे इतना है कि मैंने पहले ही बोला है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, या तथा जो भी चीज़ें हैं वो सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं, तो सूर्य क्या है, ग्रहों का राजा है। वो सभी ग्रहों की जो एनर्जी है, जो उनका गुरुत्वाकर्षण बल है, या जो उनकी एनर्जी है, जो उनकी डेस्टिनी है, वो किसी तरह पृथ्वी पर लेकर पहुंचता है। और जो पृथ्वी से किरणों के माध्यम से आता है, वो किरणें स्टोन धारण कर लेता है, और फिर वो जो एनर्जी जितनी आपको चाहिए आपकी बॉडी को हील करता है। तो सभी के लिए नहीं है, लेकिन जिनकी कुंडली में ऐसे कुछ योग हैं, कोई बाल अवस्था में है या अस्त है, उनके लिए है। और जो लोग नहीं धारण कर सकते वो मंत्र का उच्चारण करें। किसी भी प्लेनेट को बीज मंत्र की हम बात करते हैं, सभी के एक वैदिक मंत्र है, बीज मंत्र है। बीज क्या है बेसिकली, जब आप जैसे अब गेहूँ बोते हैं, अनाज बोते हैं, तो आप बीज कहीं भी फेंको, उल्टा फेंको, सीधा फेंको, कुछ भी है, तो वो अंकुरित हो गई होगा। उसको क्या चाहिए? 5 तत्व, पांचों तत्व मिल गए। इसी तरह वास्तु में भी ये 5 तत्व है। अगर आपने कोई चीज़ कहीं पे गलत रख दी, या किसी गलत दिशा में वो चलेगी, या गलत जगह पे आपने कुछ बना दिया, तो उसका जो टाइम फ्रेम है वो आएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद, उसमें साल लग सकता है, 6 महीने लग सकते हैं उस एनर्जी को बढ़ते बढ़ते डेवलप होने में। जैसे हम कहते हैं सहज पके सो मीठा हो, तो वो धीरे धीरे होगा। ये नहीं कि आज ही आपने कहीं पे कोई स्थान बना दिया तो आपको तुरंत उसके रिजल्ट आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। फिर लोगों के जीवन, फिर दूसरा डिपेंड करता है जिस आदमी का आप वास्तु कर रहे हैं, जिस प्रकार हमारी कुंडली का जो लगन है वो उसका मेन चेहरा है, आईना, मतलब मन, जिसने सब चीज़ों को ग्रहण करना। इसी तरीके से हमारे घर में जो हमारा मुख्य द्वार है वो उस घर का चेहरा है। तो उस पर बहुत डिपेंड करता है कि वो आपने किस दिशा में बनाया है, क्या वो ठीक है। फिर यहाँ पे मैं एक चीज़ और करेक्ट करना चाहूँगा आपके माध्यम से, कि हम जितने भी लोग वास्तु करने जाते हैं, कहते हैं वास्तु करना है, और उसके पूरे रिजल्ट नहीं आते, उसमें 100% उसका जो रीज़न है ना आने का, कि जिस आदमी का आप वास्तु करने जाते हैं उसकी कुंडली का भी एनालाइज करें कि मकान का, वाहन का, घर जो है वो चौथा हाउस है, 4th हाउस को हम बोलते हैं, मकान, वाहन, घर सब यहाँ से देखे जाते हैं। तो अगर मैं अपने घर का वास्तु करा रहा हूँ, मकान का या गाड़ी का या किसी फैक्ट्री का, उसकी डेवलपमेंट कर रहा हूँ कमर्शियल, तो चौथा हाउस, तो फिर उसके बाद उनके जो समृद्धि देने के जो कारक हैं वो शुक्र देव हैं। तो आपकी कुंडली में शुक्र देव की प्लेसमेंट और चौथा घर, जो चौथा घर है वो आपके मकान का द्वार है। जब आप इन दोनों चीज़ों को एनालाइज, जो अभी आपने कहा था कि आप इतने वास्तु की बात कर रहे हो, वो नक्षत्र बेस हो गया, वो एस्ट्रो वास्तु हो गया, उसकी कैलकुलेशंस होगी। एस्ट्रो यानी कि उसमें हमने वैदिक सूत्र भी लगाए, हमने उसमें अपना नक्षत्र भी देखा, और फिर उस आदमी की कुंडली देखकर, उसकी दी हुई ज़मीन देखकर, फिर उसमें हमने उससे कैलकुलेशंस करके देखा कि इस आदमी को ये जगह ठीक करती। सबके लिए माँ की दाल अच्छी नहीं है, किसी के लिए वो स्वादी है तो किसी के लिए बेस्वादी, कईयों के पेट भी खराब होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो वास्तु आप किसी एक के लिए कर रहे हो वो सबके लिए सेम होगा, उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क होगा, दिशाओं का फ़र्क हो सकता है, गणनाओं का फ़र्क हो सकता है, पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। जिस आदमी के नाम पे रजिस्ट्री है, जिसके पास उसकी ओनरशिप है, उसके ऊपर उसका इफेक्ट जो है 80%, बाकी लोगों पे 20% इफेक्ट उसका रहता है। अगर वो ब्लड रिलेशंस में है तो इक्वल टू होगा, लेकिन अगर वो किराएदार हैं या और हैं तो उनमें कम रहेगा। कई बार बहुत अच्छा किसी का वास्तु होता है तो कोई किराएदार जब जाके रहता है वो बोलता है जब से मैं इस मकान में आया मेरे सारे काम हो गए, मैंने अपना नया मकान बनाना भी स्टार्ट कर दिया। और कई लोग कहते हैं कि जब से मैंने मकान बनाया है तब से ना तो मेरा बैंक का कर्जा उतर रहा है और ना मैं किसी की कोई मदद कर पा रहा हूँ, और मेरे मदर फादर से भी मेरे संबंध खराब हो गए हैं, और आज मेरे भाई भी जो है मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए लोग बहुत, अब क्योंकि ये जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, ये अब रुकने वाली नहीं है कहीं पे, इनको बहुत ज्ञान है, इनके हाथ में मोबाइल्स है, स्मार्टफोन है, वो 1 मिनट में गूगल से पता करते हैं कि इसका क्या इफेक्ट है, उसका क्या इफेक्ट है। लेकिन ये जो छोटी छोटी गलत रीलें बन रही हैं वो कहीं ना कहीं शास्त्रों से, ज्ञान से वंचित किया जा रहा है। अभी पीछे मेरे संदर्भ में एक केस आया कि लुधियाना में कोई आदमी अच्छी पोस्ट पे था और उसने एक रील देखी जिसमें था कि एक मिट्टी की कुज्जी में आप दूध भरकर
मिट्टी की उसके ऊपर ढक्कन लगाकर अगर आप फ्रीजर में रख दोगे तो आपके घर में अपार लक्ष्मी आएगी। और उस आदमी ने ऐसा ही किया, जबकि उसकी कुंडली में चंद्र और मंगल जो थे कारक थे और शनि कुंडली में मार्केश था। अब उसने वो फ्रीजर में रखा, फ्रीजर ठंडा, ऊपर टोप पे रख दिया, शनि ठंड का कारक है। अब मार्केश प्लेनेट होने के लिए उसने वो मिट्टी की कुंजी में रखा हुआ जो वो था उसको जमा दिया। तो उस रील से उसने अपना केतु भी खराब किया, शनि भी खराब किया, और अल्टीमेटली वो कुछ मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पास से ऐसा केस आया था, तो तब हमने जब स्टडी किया तब पता चला। तो बाद में पता चला कि उस आदमी ने बोला कि मैंने ये सिर्फ रील देखी थी, उससे किया कि मेरे को पैसे आएंगे। तो वो कहीं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में थे, तो उस आदमी ने कोई टाइम पे काम नहीं किया, तो उसकी वजह से उसको लॉस हुआ, उसको नुकसान हुआ, उसको कोई सरकारी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से उसको अपने बॉस से भी अनबन हुई या जो भी उनके सीनियर्स थे। तो तब उन्होंने हमें कंसल्ट किया, तो उससे पूछा, तो उसने कहा मैंने इसलिए रखा था कि मेरे पास पैसे आ जाए। तो ऐसे पैसे नहीं आएंगे, पैसों के लिए आपको कर्म करने पड़ेंगे। आपकी कुंडली में शुक्र को देखा जाएगा, आपका सेकंड घर धन भाव है, आपकी डिज़ायर को देखा जाएगा कितनी है, आपके पराक्रम को देखा जाएगा तीसरा घर, आपकी इच्छाओं को देखना पड़ेगा 11वां घर, आपके रोज़मर्रा आने वाले पैसे के 7th हाउस को देखना पड़ेगा। आपके पास क्या उस पैसे को कमाने के लिए वो ज्ञान है, जिस ज्ञान से वो पैसा आएगा, आपके 5th हाउस को देखा जाएगा। आपको सरकारी नौकरी मिलेगी कि प्राइवेट मिलेगी, या आप अपना बिजनेस करेंगे, आपका 6ठा घर देखा जाएगा जो ऋण रोग शत्रु और कैरियर का कारक है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब कि मैं इसको यही कहूँगा कि हम ज्योतिष के माध्यम से उसके सटीक और पूर्ण अगर फल पाना चाहते हैं तो वो भटके ना, भ्रमित ना हो। जो सही में वास्तव में जानते हैं, जो भी आपके नज़दीक हैं, निकट हैं, या जिनकी मास्टरी है, या जो इस विद्या को पाके प्रांगत हो गए, आप उनसे अगर उपाय लेंगे, इलाज लेंगे, तो आपको फलित होगा, 200% होगा। और उसमें कोई संशय नहीं है। जब आप अपने घर में खुशियाँ चाहेंगे, खुशियाँ तभी आएंगी। वो खाली एक दूध की कटोरी रखने से या पानी में नारियल बांधने से खुशी आने वाली नहीं है। सर, हॉरा क्या चीज़ होती है? हमने काफ़ी वर्ड सुना है, रील्स में भी आता है हॉरा। ये क्या चीज़ है और क्या इफेक्ट करता है हमारी कुंडली पर? होरा और ओरा, ओरा डिफरेंट थिंग्स, दोनों डिफरेंस है। ओके। ओरा हमारा एक, जैसे आप देखेंगे जब भी हम किसी महर्षि का या किसी हमारे गुरुज हुए हैं या जो हमारे ईस्ट हैं, उनके पीछे हम देखते हैं तो उनके पीछे एक प्रकाश का एक चेहरे के बिल्कुल बैक साइड पे उनके एक प्रकाश नज़र आता है जी। ये जो है ये है ओरा। एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है कि आपने क्या कमाया हुआ है। कई बार हम लोगों का आपस में ओरा मैच नहीं करता, तो किसी आदमी से हमारा बहुत मैच करता है, वो हमें नहीं भी जानता तो उसके पास जाने को मन करता है, बात करने को मन करता है, और जिससे मैच नहीं करता वाइफ प्रैक्टिकल, ठीक है। और होरा क्या है, हर एक ग्रह जो, जिन हम ग्रहों की बात करें, जो मैंने बोला कि वार्स में आते हैं, डेज में आते हैं। जैसे मान लो आज मंगल है, अब अगर मंगल है तो उस दिन पूरे दिन मंगल की एनर्जी है, आप मंगल का कोई उपाय करना चाहते हैं तो उस दिन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रातः काल में करेंगे तो पहली जो हो रहा है वो मंगल की होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि सवेरे उठ के आप 6 से 8 बजे के बीच में जब सूर्योदय होता है तो पहली हो रहा किसकी लगी, मंगल की। तो अगर आप उस टाइम हनुमान चालीसा या हनुमान जी का कोई पाठ या कोई भजन या कोई दान, कोई चीज़ मंदिर में करना चाहते हो, उस वक्त करोगे तो उसका आपको पूर्ण रूप से फल मिलेगा। क्यों? सुबह सुबह। लेकिन अगर किसी का मंगलवार निकल गया है, सोमवार निकल गया है, शुक्रवार आ गया है, लेकिन उसको उसका फल लेना है, उसको कल इंटरव्यू पे जाना, तो किसी ज्योतिषाचार्य ने कहा कि आपका मंगल ठीक करने के लिए आप ये करें, और उसने वीरवार को डिस्कस किया इवनिंग में, और शुक्रवार को सवेरे पहली हो रहा किसकी होगी, शुक्र की, ठीक है। अब यहाँ पे जो मंगल की हो रहा आएगी, उस होरा में उस वक्त जो चार्ज होगा पूरे ब्रह्मांड में, जो 1 घंटे की हो रहा है उसमें मंगल के पास चार्ज होगा जब मंगल की हो रहा आएगी। सर कैसे पता लगे वार शुक्रवार है जी, और मंगल की हो रहा फिर किस समय आएगी? मंगल की हो रहा टाइम्स के हिसाब से, जैसे हमने कहा कि उसकी कैलकुलेशंस होती हैं, वो कैलकुलेशन सूक्ष्म होती है, मैं आपके इससे चैनल के माध्यम से नहीं बता पाऊंगा। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो सवेरे मंगल की आई, फिर मान लो बुध की आई, या फिर वीर की आई, या शुक्र की आई, ऐसे करते करते मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों की होरा आती है। मंगल की सुबह भी आएगी, शाम को भी आएगी। अब वो क्योंकि आज शुक्रवार है तो पहली होरा शुक्र की हुई, अब वो चैनल वाइज जहाँ पे उनका जितना डिस्टेंस है, जो गैप को हम कैलकुलेट करके चलते हैं सूर्य और चंद्रमा के बीच का, उसमें जो योग बनता है
उस वक्त जब मंगल के उसमें वो गोचर करेगा, जब मंगल की ओर आएगी, अगर आप उस वक्त भी वो उपाय करते हो या वो रेमेडीज करते हो तो उसका उतना ही फल मिलेगा जो मंगलवार को मिलना है। इसलिए ये आजकल रील्स में या उसमें बहुत आ रहा है, लेकिन कोई समझा नहीं पा रहा है कि इसका एक्चुअल क्या कैसे लाभ ले सकते हैं। जो आपके कारक प्लैनेट है, आपकी कुंडली में कारक प्लैनेट है, उनकी डेली होरा आ रही है। अगर उन होरा में आप वो काम करते हो, वो जो काम आपका रुका हुआ है या कोई पेंडिंग काम है या कुछ रुक गया है, अगर वो करते हैं तो वो आपको फल मिलेगा। लेकिन अगर वही आप राहु काल में करते हो तो आपको फल नहीं मिलेगा। तो हमारे यहाँ पे राहु काल में कोई भी काम करना निषेध कहा गया है। तो इसलिए लोग सवेरे सबसे उठते पहले पंचांग आता है तो कुछ भी आता है या कुंडली आता है तो उसमें देखते हैं आज राहु की होरा कितने बजे है। जैसे संडे को 4 बजे होती है तो वो क्या करते हैं, संडे को 4 बजे से 5:30 बजे के बीच में वो काम नहीं करते कोई, या उन्हें कहा जाता है कि ये जो वक्त है ये तज्य है, इस वक्त में आप नहीं करेंगे राहु काल में। तो इस तरह से जब प्लैनेट्स की जो होरा आती है, जिस प्लैनेट की जिस वक्त होरा आएगी उस टाइम पे ब्रह्मांड में उसके पास चार्ज है। तो अगर उस टाइम पे आप उसको अपना इष्ट मान के, आपके इष्ट हैं या गुरुदेव हैं जो भी हैं आपकी कुंडली में जिस चीज़ के कारक हैं, अगर उनके लिए आप कोई चरण वंदना या प्रार्थना कुछ करते हो तो वो 100% उतना ही इफेक्ट देगी जो जिस उस वार को देगी। सर किसी को अपना इष्ट देव पता करना हो तो कैसे करें? देखिए हमारी कुंडली में जो हमारा 5th हाउस है, अगर आप कुंडली को देखेंगे, तो कुंडली में 1 2 3 4 ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ है। तो जो मेन लगन है 1 नंबर जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे राशि कोई भी हो सकती है, लेकिन जो बॉक्स बना हुआ जहाँ पे स्टार्टिंग में जहाँ से स्टार्ट करते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, वो हमारा लगन है। लगन से जो पंचम है वो आपके इष्ट देव है। उसमें पड़ी हुई राशि या पड़ा हुआ ग्रह है जो वहाँ पे प्लैनेट पड़ा हुआ है, उससे पता लगेगा कि ये आपके इष्ट देव कौन है और आपके वो जो इष्ट का मंत्र है वो कौन सा मंत्र आपको करना चाहिए। तो उससे ये पता लगता क्यों, अगर हम लगन की बात करें तो वो वर्तमान है, ठीक है, और अगर हम पास्ट की बात करें तो 5th हाउस है। तो जो हमारे कुल गुरु हैं या कुल देवी है, जो हमारे इष्ट देव है, तो हमारे पीछे से है ना जी। तो क्योंकि वो पास्ट है और ये जो हमारा 9th हाउस है वो हमारा फ्यूचर है, इसलिए 1 5 9 ये जो ट्राइन बनता है, एक ट्राइन बनता है। इस ट्राइन में जो 1 है लगन यानी कि आपका वर्तमान, और जो आपका यानी जो ग्रहण करेगा, जो चीज़ों को लेगा। लगन क्या है बेसिकली, लगन को आप ऐसे मान के चलो कि जो बाकी के 11 राशियां हैं लगन को छोड़कर, वो जितने भी ग्रह हैं लगन के ग्रह को छोड़कर, लगन का ग्रह उनके द्वारा दी हुई चीज़ों को ग्रहण करेगा। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। लगन क्या है, आपका शरीर है। तो जितनी भी मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, रोग, कष्ट, दुख, तकलीफ, कर्ज, वो सब किसको होता है, आपको होता है। आज हम दिल, दिमाग और मन की बात करते हैं। दिल दिमाग तो समझ में आता है, मन कहाँ है, वो देखा ही नहीं किसी ने। वो विचार है। इसलिए जो मन है वो चंद्रमा है, उसको मन का कारक कहा गया। तो जो आपके दिल और दिमाग में जो विचार आते हैं, उन विचारों में जिन पे आप मंथन करते हैं, काम करते हैं, उसको कहा गया कि मेरे मन में ये विचार आया है। तो जो चंद्रमा है वो जिस नक्षत्र, जिस एट्रीब्यूट के ऊपर, जिस प्लैनेट के ऊपर से गोचर कर रहा है, वो आपके विचार हैं। उस तरह के विचारों का जो भूचाल है, उथाल है, वो आपके मन में आएगा। जैसे हम कहते हैं कि अमावस्या को, अब सबसे समीप, पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन है, चंद्रमा जी। तो आज हम कहते हैं जी भूकंप आ गया है, भूचाल आ गया है, समुद्र में उफान आ गया है। समुद्र में उफान कहाँ से आता है, जब अमावस्या आती है। तो पृथ्वी लोक के सबसे नज़दीक कौन है, चंद्रमा। तो जब चंद्रमा की जो ग्रेविटी है उसको पानी को ऊपर उठाती है तो पानी ऊपर उठना स्टार्ट हो जाता है, जबकि उसके नीचे कोई फोर्स नहीं लगी, कोई लिफ्ट नहीं लगी हुई है। तो हमारी बॉडी में क्या है, 71 से लेकर 80% वाटर्स। तो जब चंद्रमा का जो भ्रमण है वो जिस नक्षत्र के ऊपर से होगा, हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारी आत्मा में वैसे विचार, वैसा उफान आता है। बस उसी को समझना, ये ज्योतिष। सर लोगों को कर्ज नॉर्मल है, आज की डेट में हर इंसान ने कर्ज लिया हुआ है, चाहे मोटर व्हीकल के लिए, चाहे कार के लिए, चाहे घर के लिए, चाहे अपने बिजनेस के लिए। कोई अगर जल्दी से जल्दी अपना कर्ज उतारना चाहे तो उसके लिए क्या करें? देखिए शर्मा जी, कर्ज जो है वो 6ठे घर से देखा जाता है। ऋण रोग शत्रु का जो घर है वो 6th हाउस है। 6th हाउस हमारे कंपटीशन का भी है। यहाँ से हम अपने करियर को भी ओरिएंट करते हैं कि हम नौकरी में जाएंगे या उसमें जाएंगे, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका लगन कौन सा है और उस लगन का कारक प्लैनेट कौन है। अगर तो कोई कारक प्लैनेट है और वो कर्ज वाले घर में पड़ा हुआ है और उस पर किसी मेल्फिक प्लैनेट की दृष्टि नहीं है। मेल्फिक
यानी जैसे राहु केतु शनि हो गए हैं, उनकी दृष्टि नहीं है, या चंद्रमा को भी हम मैल्फिक कहते हैं जब वो क्षीण अवस्था में होता है, जब उसमें बल और ताकत नहीं है, तो वो फिर क्या है, वो फिर आपको अच्छे रिजल्ट या अच्छे फल नहीं देते। तो उस स्टेज में क्या होता है कि आदमी कोशिश बहुत करता है, लेकिन कोशिश करने के बाद भी वो कर्ज नहीं होता, रिजल्ट नहीं मिलते, या उसको लोन लेने में बहुत समस्या आती है। कई लोगों को बहुत जल्दी से मिल जाता है, कई लोगों की पेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, सब कुछ होते हैं पैसे, लेकिन जिस दिन वो तारीख आती है वो कर्ज नहीं दे पाता, उसके पैसे वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाते हैं। इसको बोलते हैं थैली में सुराख होना। यानी आप ऊपर से जितने मर्जी पैसे डालो, अगर आपकी थैली में नीचे सुराख है तो क्या होगा, सारा पैसा डे बाय डे धीरे धीरे नीचे निकल जाएगा और वो डेटर्स बढ़ते चले जाते हैं। तो ये तो कुंडली दिखा के विश्लेषण हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको 2 ऐसे नक्षत्र बता रहा हूँ, अगर उन नक्षत्रों में आपका जितना मर्जी कर्ज हो, अगर उनमें आप 100 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक की किस्त, डिपेंड आपकी कितनी अर्निंग है, उन 2 नक्षत्रों में अगर आप देनी स्टार्ट करते हो तो आपका कर्ज बैंक में है तो बैंक में उस तारीख उस टाइम पे जमा कराना है। ठीक है। अगर वार्स में हम बात करें तो हम मंगलवार की बात करते हैं, मंगलदेव की बात करते हैं, मंगल भूमिपुत्र है तो कर्ज के कारक भी हैं। तो अगर वो आपकी कुंडली में छठे घर में बैठे हैं, जैसे 8 नंबर वृश्चिक लगन होगा और छठे घर में बैठे हैं और वहाँ पे नीच का शनि आ गया, मतलब शनि हालांकि इसमें कारक प्लैनेट है क्योंकि उसके पास तीसरा घर कम्युनिकेशंस और 4th हाउस आपको प्राइमरी एजुकेशंस का भी और घर मकान सुख का भी है, लेकिन उनका स्वामी किस में चला गया, छठे में। तो इन चीज़ों को लेने के लिए वो आपको कर्ज दिलाएगा, क्योंकि लग्नेश की तो वो 2nd राशि हुई ना, 1 नंबर, तो वो कर्ज दिलाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर शनि नीच का हो गया तो वो कर्ज उतारने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, या आपको अपने सिर कोई एक ऐसा कर्ज रखना पड़ेगा जो चाहे छोटा लेके रखो, क्योंकि वो उतरने नहीं देगा, क्योंकि वो उस काम का कारक है। तो हम ये कुंडली देख के सुजेस्ट करते हैं कि भले ही आप 10,000 रुपये का कर्ज रखो, लेकिन रखो, अगर नहीं रखोगे तो उसने कर्ज करवाना है, क्योंकि वो उस चीज़ का कारक है। और जैसे उतारने का कारक है, अगर वो प्लैनेट बैठा है तो आप जितना मर्जी कर्ज लो, लोग करोड़ों रुपए लेते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाते हैं। अडानी अंबानी को देखो, क्या उनके सिर कम है कर्ज, लेकिन उनके प्लांट्स ऐसे बैठे हैं कि उनका कर्ज उतर जाता है, लोग ही पैसे दे रहे हैं। IPO लॉन्च किया, पैसा इकट्ठा किया, कर्ज उतार दिया। लेकिन मेरा उन भाइयों के लिए जो गरीब हैं, छोटे छोटे कर्ज लिए, जिनने मोटरसाइकिल अपनी बेटी के विवाह के लिए लिया, बच्चों के एजुकेशन के लिए, क्योंकि आज बच्चे पढ़ने जाते हैं तो बाहर जाते हैं, हम बिना कर्ज के नहीं भेज सकते, हम उतने कई लोग सक्षम नहीं हैं, या अगर हैं भी तो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, कुछ चीज़ें हैं, तो उनकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लेना है, दिखाना पड़ता है। तो उन लोगों के लिए है कि अनुराधा नक्षत्र लिख लें जो भी हैं, एक अनुराधा नक्षत्र, एक अश्विनी नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र स्वयं शनि का है, ठीक है, और अश्विनी नक्षत्र स्वयं केतु का है। तो जो हमारा छठा घर है, जो 6th हाउस है, उसके जो कारक प्लैनेट है वो केतु है, ठीक है। तो छठे घर में केतु क्या है, विरक्त करता है, आपको चीज़ों से अलगाव करता है, डिटैचमेंट है। तो अगर आप वो अलग करना चाहते हो, एक चीज़ ने आपको डिटैच, आपको पकड़ लिया है, आपको कर्ज ने पकड़ लिया, लेकिन अगर वो केतु के नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र जो उसका पहला नक्षत्र है, उसमें अगर उस दिन जिस दिन वो नक्षत्र आया, आपने 5,000 रुपये भी अपने अकाउंट में जमा कराना स्टार्ट कर दिया, तो मैं शर्त यह कहता हूँ कि आपके जीवन से वो कर्ज बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। कहीं ना कहीं से पैसों की व्यवस्था अपने आप होगी। इसी तरह से अनुराधा नक्षत्र जो है शनि का है। शनि को रोग, दुख, शोक और ऋण का कारक कहा गया। मतलब शनिवार के दिन कर लेंगे, डिपेंड, या तो वो शनिवार को और मंगलवार को रीपे करें, क्योंकि केतु को मंगलवत कहा गया, या फिर ये जो नक्षत्र है, इसलिए कहा भी गया है कि मंगलवार को किसी से पैसे ना पकड़ें। अगर आप पकड़ लेते हैं तो वो पैसा उतारना मुश्किल हो जाता है। कोई प्रैक्टिकल करना देखना चाहे तो देख सकता है, वो पैसा देना मुश्किल हो जाता है, आपकी रिलेशंस खराब हो जाएंगे। नहीं, फिर उसके बाद एक मंत्र भी है, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। हमारे यहाँ पे बहुत विधान है ज्योतिष में। उस मंत्र का जाप आप शिवलिंग के समक्ष चमेली के तेल का दीपक, हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक, और साक्षात पहले अक्षमालाय नमः माला को जागृत करके, आसन को जागृत करके, गंगा जल का छींटा मार के आप आसन लेके बैठ जाए। मन, कर्म, ध्यान और वचन से उनको ध्याएं और ये कहें कि प्रभु मैं आप ही की संतान हूँ, आपके पास मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। तो जब आप ये करेंगे तो वो ऊर्जा, वो एनर्जी ऑटोमेटिकली जनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है। आपके मन के आव भाव, ये कर्ज उतरना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये जो 2 नक्षत्र हैं ये विशेष हैं, इन नक्षत्रों में कर्ज उतरता है। मेरे पास अगर 100 लोग आए हैं या 1000 लोग आए हैं, मैंने जितनों को दिया उसमें से ऑलमोस्ट 85% लोगों ने ये कहा कि हमारा कर्ज भी उतर गया, थोड़ा टाइम लगा, लंबा लगा, लेकिन कर्ज उतर गया। लेकिन पैसों की व्यवस्था कैसे हुई पता नहीं चला, लेकिन कर्ज हमारा उतर गया। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग और इफ़ेक्टिव उपाय है। ये करके लोग अपने जीवन में
इन चीज़ों से मतलब कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। फिर सबसे बड़ी बात कि अपनी कुंडली दिखा के अपनी कुंडली के विश्लेषण कराएं, उसमें कौन सा कारक प्लैनेट है, किससे कर्ज उतरेगा, कौन सी चीज़ को हमें एक्टिव करना है, कहीं घर में तो नहीं किसी दिशा में कोई गलत चीज़ रखी हुई है, कहीं हमारे सोशल कनेक्टिविटी में रिलेशंस में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं हमारे साउथ वेस्ट में कोई गड्ढा तो नहीं है, कोई सीवरेज तो नहीं है, कोई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तो नहीं लगा हुआ, तो हमारे सोशल रिलेशंस खराब हो जाएंगे। साउथ वेस्ट में अगर हमने कहीं बाय मिस्टेक अपनी मैरिज की या इकट्ठे परिवार की फ़ोटो लगा दी तो डिस्पोज ऑफ जोन है, तो उस जोन में अगर फ़ोटो लगा दी तो आपस में रिलेशंस खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये वास्तु, आयुर्वेदा और ज्योतिष ये एक दूसरे के पूरक हैं। ये हमें जीवन जीने की जीवन को आदर्श जीवन बनाने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, उसमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। हम इन्हें अगर पूरक लेके ऐसे लेके चलें कि जैसे दो लोगों के मिलाप के बिना, मतलब दो लोगों के मिलाप यानी कि अगर लड़की वाले और लड़के वाले नहीं मिलेंगे, उनके आपस में रिलेशंस नहीं बनेंगे, वो आपस में नहीं जुड़ेंगे, तो आप अपने परिवार की ग्रोथ नहीं कर सकते। विवाह के लिए जैसे एक युवती और एक युवक, जातक और जाति का क्या आवश्यकता है, इसी तरह ये जो हमारे जितने भी जीवन जीने के लिए, क्योंकि आपको घर भी चाहिए, आप अपने घर में 8 घंटे रहते हो, आप बाहर काम करने जाते चाहिए, आपको ऑफिस भी चाहिए, आपको अपना जीवन चलाने के लिए आपको एजुकेशन भी चाहिए, तो एजुकेशन भी आप देखेंगे। और एजुकेशन आप किसकी एजुकेशन कर रहे हैं, वो किस दिशा में बैठ के पढ़ना, सबके लिए नॉर्थ दिशा अच्छी नहीं है एजुकेशन के लिए। आप किस शास्त्र में करना चाह रहे हैं, किस विषय में करना चाह रहे हैं, उससे भी दिशा बदलने से आपकी दशा बदल जाएगी। कहा गया है दिशा और दशा, दिशा देखनी तो वास्तु और दशा देखनी तो जन्म कुंडली। तो ये दोनों को अगर आप एक बार कम्बिनेशन से करके, यानी कि जन्म कुंडली से आदमी की वास्तु या मकान कुंडली का निर्माण करके उसको फिर उसका वास्तु किया जाए, नक्षत्र बेस वास्तु किया जाए, रेमेडीज कराई जाएं, तो उसका 200% रिजल्ट आएगा सभी के लिए। एक सा वास्तु कि आप यहाँ पे ये रख दें वो रख दें, ये मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है, क्योंकि हर आदमी जब एक अलग तरह की कुंडली लेके पैदा होता है, अलग तरह का जीवन, एक अलग तरह की एजुकेशन लेके पैदा होता है, तो उसके घर में रखने वाला सामान भी अलग अलग होगा। थैंक यू सर। सर, पितृदोष हो बड़ा गंभीर मुद्दा है। बहुत अभी आपके चैनल के माध्यम से दुनिया के पता नहीं कितने लोगों को पंडित कह देते हैं तुझे पितृदोष है, आपके परिवार को पितृदोष है। आज तक तो ये समझ में ही नहीं आया कि पितृदोष लग कैसे जाता है। अगर किसी इंसान ने अपने माता पिता की पूरी दिल से सेवा की हो, लेकिन फिर भी उसे ही पितृदोष क्यों? विपिन जी, पितृदोष, पितृ दोष तो बहुत तरह के हैं कुंडली में। कुंडली देख के बहुत सारे दशाओं का, किसी को मातृ दोष हो सकता है, किसी को पितृ हो सकता है, किसी को भ्राता दोष हो सकता है, भाई कभी, ऐसे बहुत सारे दोष हैं। लेकिन स्पेशली आपने पितृ दोष की बात की है। पितृ के हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जब जाने अनजाने में हम अपने किसी पूर्वज की, किसी की डेथ हो गई है, किसी आकस्मिक मृत्यु हो गई है, जब हम उनके लिए उनके जो शांति पाठ या गरुड़ पुराण का पाठ या जो हम उनके जो कराते हैं, वो किसी कारणवश जब रह जाती है, तो उनकी रूह जो है, जो उनकी आत्मा है, वो इधर उधर भटकती है। या कोई जीव, जब नया जीव कोई ब्रह्मांड में वापस आता है, तो मैंने क्या बोला, पास्ट कौन सा आपका 5th हाउस, तो 5th हाउस में अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, मेलेफिक प्लैनेट बैठा है, शुक्र से भी पितृदोष लग जाता है। डिपेंड है कि वो बैठा कहाँ है, पड़ा कहाँ है। तो जब वो इस तरह से प्लैनेट्स आता है, तो उससे पता लगता है कि इसकी कुंडली में जो दोष है वो पितृदोष है। अब पितृदोष क्या है? पितरों के लिए आपको क्या करना है, आपने या तो उनके रिचुअल छोड़ें। पितृदोष आएगा कैसे? आपके पुराने बुजुर्ग हैं, आप किसी एक, आपके घर में एक प्रथा है, आप किसी का कोई, जैसे हम भूमि पूजन करने जाते हैं, कुल देवी को मनाने जाते हैं, कुल देवता को मनाने जाते हैं, गांव में ग्राम भूमि होती है, गांव माता होता है, नगर खेड़ा होता है ना। ऐसे ऐसे हमारे ईस्ट है ना, द्वारपाल हमारे, या हमारे जठेरे हैं। तो इस तरह से जो होते, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पूर्वज जहाँ से हमारा वंश चल के आया, वहाँ से जब हम उनका अनादर करते हैं, जब किसी कारणवश हम उनको भूल जाते हैं, उन रिचुअल को छोड़ देते हैं, तो वो फिर एक दोष के रूप में जो नई संतान पैदा होती है पूर्वजों, पितरों के बिना तो संतान भी पैदा नहीं होती। बहुत सारी कुंडलियों में हमने ऐसा देखा है कि लोग, पितर क्या है बेसिकली, पितर आपकी प्राप्तियों के कारक हैं, और देव क्या है, क्रिएशंस हैं, क्रिएटर्स हैं, आपको नए नए आइडिया, नए नए विजन्स देते हैं, नई चीज़ें देते हैं। तो देव किस चीज़ को दे रहे हैं, आपको सोच दे रहे हैं, किसी चीज़ को काम करने की शक्ति क्षमता वो दे रहे हैं। पितर क्या दे रहे हैं, उन चीज़ों को प्राप्त करना, भी आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्तियों का जोन है। तो जब आपकी कुंडली में पितर दोष आ जाता है, तो जो आपकी क्षमता है, जो आप कर सकते हो,
वो आप नहीं कर पा रहे हो, तो इट्स मीन आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं पित्तर दोष आ गया है। आपके जो पित्तर है वो आपसे असंतुष्ट है, या आपकी कुंडली में आप पित्तर दोष लेके पैदा हुए हैं, उसका समाधान करना बहुत जरूरी है। तो पित्तर दोष कृष्ण पक्ष, हमारे पास कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 2 पक्ष हैं। दोनों पक्षों में हमने एक रात्रि माना है, एक मतलब उनको एक दिन मानते हैं। तो एक दिन जो है 15 दिन जो हमारे बनते हैं, 1 से 15 तिथि, जिसमें पूर्णा तिथि आती है, जिसको पूर्णमासी बोलते हैं शुक्ल पक्ष में, वो एक दिन है देवताओं का। हमारे लिए वो 15 दिन है, या हम ये कहें कि उनका वो एक श्वास है। और जो पित्तर है वो भी 1 से 15 दिन उनके पास है। तो अब इसमें इनमें दोनों में कौन गोचर कर रहा है, कौन विचर रहा है? सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है, सूर्य को हमने आत्मा कारक माना है। गुरु को हमने, जो 5th गुरु है, उसको हमने जीव कारक माना है। ठीक है। अब जो हमारा 5th हाउस है, जो मैंने बोला कि आपका पास्ट है, जो स्टमक भी है आपकी बॉडी में, अगर हम उसकी बात करते हैं, ठीक है, स्टमक भी है। अब ये जो है 5th हाउस, अब 5th हाउस में जैसे हम पितरों की बात करें तो पास्ट है, क्योंकि पीछे से है। अब यहाँ पे मैल्फिक प्लैनेट है तो पितर दोष हो गया। अब ये जो पितर दोष है, यानी कि जो पूर्व में चली हुई आपकी प्रथाएं थी, या पूर्व में जो लोग थे उनको जो मान सम्मान या जो उनके रिचुअल थे, आपने उनको छोड़ दिया। क्योंकि आज आधुनिक युग में हम अपने घर बार छोड़ के दूर बाहर मेट्रो सिटीज़ में आ गए हैं। हमें नहीं पता हमारा कुल देवता कौन है, हमें नहीं पता हमारे पितर कौन थे, हमारे पूर्वज कौन थे। आज तीसरी पीढ़ी में, अगर हम पीढ़ियों की बात करते हैं तो बहुत रेयर परिवार होंगे जिसमें तीसरी पीढ़ी के बाद पता होगा कि चौथी पीढ़ी में दादा का नाम ये था। हाँ, नहीं पता। ये आपके पितर हैं। तो पितर आपके प्राप्तियों के जोन हैं। अगर आप उनको नतमस्तक होते, 15 दिन उनका दिन होता है तो 15 दिन देवताओं का होता है। देवता भी पितर लोक पहले हैं, चंद्रमा के बाद फिर देवलोक है। तो जो चीज़ें मिलेंगी वो भी आपको पितर, जब आपके घर में किसी का आप दाह संस्कार या अंतिम संस्कार करते हैं तो वहाँ पे आपके वचन होते हैं। आप उनके सबसे पहले पैर बांधते हैं, फिर हाथ बांधते हैं पीछे बैक करके, और वचन देते हैं कि हम आपके लिए भोजन की व्यवस्था और ये सारी व्यवस्था करेंगे। और फिर हम उनको घर के बाहर भी देते हैं। जब हमारे घर में मैरिज होती है, शादियाँ होती हैं, तो पितरों के लिए देसी घी के, वो कुछ लोग देसी घी के थापे लगाते हैं, और कुछ लोग मेहंदी के लगाते हैं, कुछ लोग हल्दी के लगाते हैं। वो इस तरह से पूजाएं रिचुअल होती हैं। जब आप उनको छोड़ते हो, जब वो नहीं करते हो, तो वो कहीं ना कहीं रुष्ट होते हैं। क्योंकि मैंने क्या बोला, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो सृष्टि में है, जो हमारे हैं, वो हम कर्मों में लेके आए। तो पास्ट क्या है हमारा? पास्ट हमारा 5th हाउस है, तो हम 5th हाउस से लेके आए। तो अगर आप अपने पितरों के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना। हर 15 दिन बाद, जैसे हमारे यहाँ पे शौर मास कहा गया है तो उसमें हम सूर्य को काउंट करते हैं। चंद्रमास तिथि कहा गया तो चंद्रमा को, फिर श्रावण मास कहते हैं तो उसको सूर्य से काउंट करते हैं। फिर इस तरह से हमारी तिथियाँ, लोग यहाँ तक भी गलती करते हैं, जो हम पितरों की बात करें, कि मेरी डेट ऑफ बर्थ, मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ 8/4/1971 है। अब ये जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन गुरुवार था, और उस दिन तिथि 8 थी, लेकिन देसी मंथ की तिथि थी वो 5, यानी आपका पंचमी में जन्म हुआ। तो हम अब इंग्लिश कैलेंडर से क्या मना रहे हैं? अपना जन्मदिन मना रहे हैं। तो अब क्या हुआ, तिथि कितनी चलेगी बीच में? 3। ना तो उस दिन वो नक्षत्र है, और जब वो नक्षत्र नहीं होगा और आप कोई पूजा अर्चना करेंगे, वो नक्षत्र जो आपका स्वभाव है, जो आपकी बॉडी लेके आई है, जो रस है, जिससे जीव उत्पन्न हुआ, जिस नक्षत्र में उत्पन्न हुआ, जो जन्म राशि है, जिस जन्म को हम जन्मदिन को मना रहे हैं, जिस जन्म को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस नक्षत्र को हमने भुला दिया है। हम उस सिर्फ दिन को या उस डेट को फॉलो करके मना रहे हैं। तो वो कैसे आएगा? उस दिन हमने कोई पूजा अर्चना नहीं की, हमने अपने उसको नहीं किया। अगर मैं उस दिन अपने नक्षत्र को, पीपल के पेड़ को जल चढ़ा के उस नक्षत्र में वर्मा जी को वहाँ पे जाके मैं मंदिर में मत्था टेक के आता हूँ, पूजा अर्चना करता हूँ, तो वो मेरी सुरक्षा के लिए खड़े हो गए। इसी तरह पितर देव हैं। अमावस्या आई, आपने जो भोजन आप ग्रहण कर रहे हो, जो उन्होंने आपको दिया, आपको वो जीवन में लेके आए। अगर उस दिन आपने 7 तरह का अनाज किसी गरीब को, जो पितरों का दान है वो गरीब को, और गरीबों को दान करने के बाद कुछ घर में बना हुआ भोजन ब्राह्मणों को भोजन कराते हो, तो पितर दोष खत्म होता है। लेकिन वो हर महीने में एक आ रहा है, अमावस्या के दिन। तो ना हम उस दिन कोई गाय को चारा देने जा रहे हैं, ठीक है ना हम उसको तिथि को, जबकि ये कहा गया कि पूर्णमासी को आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, अमावस्या में आप सारे कार्य तज हैं। क्यों कहा गया? क्योंकि वो पितरों का दिन है। तो पितर क्या, हमारे जो पूर्वज चले गए, जब हमारे घर से कोई जाता है तो हम खुशियां मनाते हैं क्या? नहीं। तो मतलब हमने उनको सेलिब्रेट करना है, तो उनके लिए आपने क्या भोजन की व्यवस्था की? आपने किसी जीव जंतु को दिया, हमें नहीं पता वो किसी योनि में गए, हमने नहीं जानते भाई। हम भी तो किसी न किसी योनि से निकल के आए ना, ये तो साइकिल है, चल रहा है उस साइकिल में।
तो जब तक हम इसके लिए नतमस्तक नहीं होंगे, उनके लिए खीर का या गौशाला में जाके गैयों का उसका या किसी नदी नाले पे जाके कोई पूजा पाठ का या किसी गरीब की मदद, ये हम नहीं करेंगे, अपने भोजन का कुछ दशमंत नहीं निकालेंगे, तो जो हमारे पूर्वज हैं वो कैसे खुश हो सकते हैं। हमें तो शुरू से बचपन से बताया जाता है कि धर्म करो, कर्म करो और काम करो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 ही चीज़ें हमें कही गई है। अगर किसी को मोक्ष ही प्राप्त नहीं होगा तो पितर तो बनेगा ही बनेगा। तो पितरों को ठीक करने के लिए आप प्रत्येक अमावस्या पे अगर दान करते हो, कालिस पे तिल हो गए, गाय को चारा हो गया, कोई आप हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, माँ की दाल बना सकते हैं, और चावल बना सकते हैं उबले हुए, किसी गरीब को दे सकते हो। वो कुछ सामग्री इकट्ठी करके किसी को दान कर सकते हो। कहीं पे कोई किसी जो क्या कहते हैं, जैसे कुछ ये बनी होती हैं अपनी, जहाँ पे लोग शमशान घाट्स होते हैं, उनके वहाँ पे भी जो लोग से रहते हैं, या वहाँ पे भी मंदिर बना होता है, भगवान शिव का मंदिर जैसे वहाँ पे बना होता है, हम जाते हैं तो उसके लिए वहाँ पे जाके मत्था टेक के आ सकते हो, वहाँ पे कह सकते हो, क्योंकि वो तो सभी के कारक है ना, महादेव हैं, वो देवताओं को भी समर्पित है और आपके पितरों को भी समर्पित है। तो आपका पितर दोष खत्म होता है। शिवलिंग पे आप जा सकते हो, दही बना के खीर लेके जा सकते हो, वहाँ पे पूजा अर्चना कर सकते हो, वहाँ पे भोग लगा सकते हो, बाद में किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हो। तो जब आप ये चीज़ें अपने रिचुअल में ले आएंगे, ये पहले था हमारे, आज भी पूरे पंजाब में, पूरे भारतवर्ष में जब सूर्य की संक्रांति होती है तो गुरुद्वारा साहब में सवेरे कैलेंडर पे लिखा होता है कि आज संक्रांति है, तो सभी माएँ बहनें अपने घर से आटे का हलवा या प्रसादा बना के तुरंत कहाँ पहुँच जाती, गुरुद्वारा साहब पहुँच जाती। हमारे यहाँ पे है, लेकिन अब क्या है, जो नई जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, उनको नहीं पता है, इसलिए कुछ उनको डराया भी जा रहा है ज्योतिष के माध्यम से कि आपको पितर दोष है, ये हुआ है। पितर क्या है, बेसिकली आपके पूर्वज हैं। अगर आप रोज उनका नाम लेते हो, उनसे प्रार्थना करते हो, उनसे क्षमा मांगते हो, 15 दिन आपके पास तिथियां है ना, 15 कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में अगर रोज आप उनको नमन करते हो, उनको पूजा करते हो, किसी गरीब की मदद करते हो, किसी जरूरतमंद के, अपने जो आपके कुल के जो लोग हैं, जितने भी कुल के लोग हैं, अपने कुल के किसी आदमी का जो दबा कुचला है, जो समाज में जिसका मान सम्मान है, उसको ऊपर उठाओगे, उसकी वो करोगे, तो आपके पितर देव ठीक हो जाएंगे। क्यों? वो कुल है आपका, वो वंश है, वहाँ से आप चल के आए हो। तो ऐसे लोगों की करोगे, कोई संगठन बना के किसी की मदद कर सकते हो, तो यही आपका ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर कोई ऐसा लगा तो नाग बलि है और पितर पक्ष के श्राद्ध हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप बद्रीनाथ जाके कर सकते हो, आप नासिक जाके कर सकते हो, एक विधि विधान से जो है, क्योंकि उस वक्त आप नहीं कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए, लेकिन आज अगर आप सक्षम हो तो आपको करना चाहिए। लेकिन ये जो दान पुण्य अगर अपने जीवन में ले आते हो, अगर वो दोष लगा भी हुआ है तो उसका अगर 40% भी आपके जीवन में ठीक हो गया, तो मैं समझता हूँ कि 33% वाला बच्चा पास है, तो आपका जीवन पास है। सर, आपसे बातें करने का तो बहुत मन है, लेकिन समय का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा आपके, और जीबीसी अपडेट को आपने इतना कीमती समय अपना दिया है, मैं आपका बार बार भी धन्यवाद करूं तो कम है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल में फिर से एक बार आएँ, क्योंकि आज आपके पास भी समय की कमी है थोड़ी, और आपने जाना भी काफ़ी दूर है। सो प्लीज़ हमारे चैनल में आप एक बार फिर ज़रूर आएँ, ये मेरी आपसे गुजारिश है, पर्सनल गुजारिश है कि आप हमारे चैनल में दोबारा ज़रूर आएंगे। ज़रूर आऊँगा विपिन जी, और मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को और जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं और आपकी समस्त टीम का भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि मेरा सौभाग्य है, चर्चाएं बहुत हैं, बहुत सारी चीज़ों पे किया जा सकते हैं। लोग आज की डेट में भ्रमित हो रहे हैं। ज्योतिष किसी को भ्रमित नहीं करता, अंधविश्वास की ओर नहीं धकेलता। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है। लोगों का मार्गदर्शन करना हमारा दायित्व है। हमें लोगों को ठीक दिशा, ठीक उसमें लेके आना है। अगर आपके चैनल के माध्यम से ही ऐसा कुछ बनता है तो मैं ही अपना सौभाग्य समझता हूँ, और मैं फिर दोबारा से कोशिश करूँगा, और मैं अपना पूरा 100% देने की कोशिश करूँगा कि अपने ज्ञान से भी और आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों के जीवन में हम खुशियाँ लेके आए। हमारा मोटिव है कि सबका साथ और सबका विकास और सब स्वस्थ रहे। सभी जीबीसी चैनल की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से सर।